गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली बार हम लोग चर्चा की थी जो मेट्रो के जो स्टेशंस, अंडरग्राउंड स्टेशंस कैसे बनते हैं उसके बारे में। लेकिन मेट्रो स्टेशंस अंडरग्राउंड जो बनते हैं उसके पहले हमें कुछ जमीन के अंदर जो सॉइल है या रॉक है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हमारे डिज़ाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और पानी का जो स्तर है वो कहाँ पर है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन को अफेक्ट करता है। तो जैसा इसमें जियोलॉजी में आप मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं, रॉक जो है वो सारी चीज़ें रॉक ही हैं। सॉइल भी जो है वो रॉक का एक वेदर्ड रूप है। सबसे पहले रॉक बना, रॉक में भी सबसे पहले इग्नियस रॉक बना, जो मैग्मा है धरती के अंदर। वो मैग्मा जब बाहर सतह पर आया तो वो ठंडा हुआ। ठंडा होने से जो है, चाहे बारिश से हो या टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने से वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद वो अगर तेजी से ठंडा हुआ तो शुरू में तो वो इग्नियस रॉक बना। तो इग्नियस रॉक जो है वो जैसे सी बेड है, वो सब में इग्नियस रॉक है। और जितना कॉन्टिनेंटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो आप देखते हैं वहाँ पे रॉक जो है वो उस पे वेदर का एक्शन होता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो और केमिकल वेदरिंग हो। ये इन सब चीज़ों से वो सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो ऊपर का जो लेयर है वो सॉइल का होता है। प्लस ये सॉइल जो है, जो यहाँ पर जहाँ पर रॉक है वहीं पर जो रॉक डिसइंटीग्रेट होकर के सॉइल बनता है, इन सीटू सॉइल उसको बोलते हैं। और कुछ सॉइल जो होते हैं जो कि रिवर से कैरी हो करके पहाड़ से जैसे शुरू हुआ रिवर जो है वो धीरे 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 समतल मैदान की तरफ आता है। तो पानी के साथ बहाव ज़्यादा होता है तो साथ में वो जो डिसइंटीग्रेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल वगैरह उसको कैरी, सैंड सॉइल ये सब को कैरी करके नीचे लाता है। और ये जो है फिर जब नीचे जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाती है तो उसका डिपोजिशन होता जाता है। तो ये लाखों लाख साल में ये जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन वगैरह ये सब में है, इसमें काफ़ी मोटी परत जो है वो सेडिमेंट की डिपॉजिट हो गई है। तो ये जो है ऊपर का हिस्सा होता है। तो इस तरह से हमें ये देखना होता है, कहीं कहीं पर जो रॉक है वो काफ़ी कम डेप्थ पर होता है और कहीं कहीं पर रॉक जो है जितना ज़्यादा डेप्थ पर होता है कि वहाँ पर सॉइल ही के अंदर पूरा जो भी टनल है या स्टेशन है वो पूरा सॉइल के अंदर ही बनता है। तो ये दोनों तरह की सिचुएशन होती है, वो किस जगह पर है, कहाँ पर प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से वो निर्भर करता है। तो सॉइल जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और उसको डिफाइन करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। उसका डिफाइन करने का स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिफाइन करने का उसका सिस्टम है। तो एक सर्टेन स्ट्रेंथ से कम होने से मटेरियल जो है उसको हम लोग सॉइल की कैटेगरी में गिनते हैं, और उससे ज़्यादा होने से उसको सबसे पहले वेदर डिसइंटीग्रेटेड रॉक, जो कि सबसे पुअर रॉक हुआ। उसके बाद जो है उससे ऊपर जो है जो फ्रेगमेंटेड रॉक्स हैं और उसमें जो है ज्वाइंट्स डेवलप हो जाते हैं। दूरी जो है वो ज्वाइंट्स के बीच की दूरी कम होती है उसमें, और तो इसको ज्वाइंट स्पेसिंग बोलते हैं। और फिर ज्वाइंट्स के अंदर में कभी कभी ज्वाइंट खुल जाता है तो उसके अंदर में जो है गॉज मटेरियल भर जाता है। तो गॉज मटेरियल किस टाइप का है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से जो ज्वाइंट का जो वो ओपनिंग है, कितना थिकनेस है उसका, ये सारी चीज़ें रॉक को करेक्टराइज करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो रॉक से जो पीस निकालते हैं हम, वो उसके लिए हम एक कोर ड्रिलिंग करते हैं जो कि रॉक के अंदर में वो कट करता है। कट करके एक सॉलिड पीस जो है रॉक का सिलिंड्रिकल पीस निकालता है। और फिर उस पीस से हम देखते हैं क्या किस तरह का रॉक है, उसका उसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि रॉक इग्नियस रॉक सब पढ़ते हैं शुरू में, क्लास 12 तक में जो है ये सब शिक्षा सबको दी जाती है। तो उसमें इग्नियस रॉक जो है वो सबसे पहले बना हुआ रॉक है, जो कि मैग्मा
जो कि धरती जब गर्म थी, पूरी गर्म थी, तो उस टाइम में जो मैग्मा है वो ऊपर में वो ठंडा होने लगा और ऊपर की सतह बहुत तेजी से ठंडी हुई, तो एक परत जो बन गई उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। और उसमें पानी का जब बहाव होना शुरू हुआ तो मतलब ये जो एक साइकिल शुरू हुआ, वाटर का साइकिल, वो भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वाटर साइकिल के चलते वो एक नेचर का वेदरिंग का की प्रक्रिया आरंभ हुई। और पहले पूरा मास एक जगह था, जैसे दूध में छाली पड़ी होती है उसी तरह से पपड़ी, उसी तरह से समझिए आप पृथ्वी के चारों तरफ एक पपड़ी की तरह जमा हुआ है ये जो ऊपर का हिस्सा है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक है जो कि ओशन में होता है, ओशन का जो फ्लोर होता है वो इग्नियस रॉक का होता है, और दूसरा जो है वो अ, जो आप बाकी कॉन्टिनेंट्स में पाते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में जो है उसमें रॉक वेदरिंग के दौर से गुजरता है, तो उसमें जो जो वाटर से कैरी होकर के रिवर से जो सेडिमेंट्स जा करके अल्टीमेटली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो डिपॉजिट होता है ओशन के पास, तो वो जो है वो सेडिमेंट के लोड से वो फिर मतलब वो ये होता है, कंसोलिडेट होता है, और कंसोलिडेट होने के बाद वो रॉक में कन्वर्ट होता है, स्क्वीज होकर के वाटर निकल जाता है, उसमें सीमेंटिंग हो जाती है, और वो काफ़ी मतलब और वो लेयर्स में जमता है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक सबसे पहले वो सेडिमेंट्री रॉक में बनता है। फिर उसका जो है अपहीवल होता है। अपहीवल जब मतलब क्या होता है, मैग्मा की डेंसिटी घटती बढ़ती रहती है, तो जब मैग्मा की डेंसिटी कम हो जाती है नीचे, जो पृथ्वी की परत है उसके नीचे, जो जो सेमी सॉलिड टाइप का जो पदार्थ है मैग्मा, वो उसका जो उसकी डेंसिटी वेरी करती रहती है, तो वो अगर उसकी डेंसिटी कम हो गई तो फिर जो ऊपर की परत है वो थोड़ी ऊपर उड़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है उसकी, तो जितना पहले वो अंदर उसमें धंसा हुआ था उससे थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से उसको बोलते हैं अपहीवल। तो इस तरह से जियोलॉजिकल अपहीवल फिर होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बाहर एक्सपोज हो जाता है। ये सब प्रक्रिया चलती है। उसके बाद इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके टेम्परेचर और प्रेशर की कार्रवाई से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो इस तरह से करके तीन क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं रॉक का। तो एक है इग्नियस रॉक जो सबसे पुराना, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक जो कि सेडिमेंट्स से बनता है, और तीसरा है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, वो रूप परिवर्तन होता है, उसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से सेडिमेंट्री रॉक या जो इग्नियस रॉक है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो इग्नियस रॉक होता है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और सबसे वीक जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। अब लेकिन इसके बाद इसमें जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, जो ये जैसे आपने सुना होगा कि एक पैंजिया करके पूरा लैंड मास एक जगह था, लेकिन उसमें मैग्मा के फ्लो की वजह से जो परत है वो परत खिंचती है, और एक तरफ खिंचती है और दूसरी तरफ वो कंप्रेस होती है। तो जिधर खिंचती है उधर से वो उसमें दरार पड़ती है, और उस दरार से जो है नीचे से मैग्मा और भी ऊपर आता है, और इस तरह से करके वहाँ पर नया रॉक बेड में बनता रहता है। और जो ये पुश होकर के जो दूसरी तरफ जो जाता है, तो वो जहाँ पर जो ये है दूसरे कॉन्टिनेंट के टेक्टोनिक प्लेट से वो टकराता है, तो टकराने से फिर वहाँ पर फोल्ड बनता है, फोल्ड बन के वो जो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे हिमालय में जो आज हो रहा है। और जो रिफ्ट जो जिसको रिफ्ट बोलते हैं, जहाँ पर कि वो टेंशन के चलते वो उसमें दरार आती है और वो नीचे से मैग्मा आके भरता रहता है। तो एक तरफ रिफ्ट होता है, दूसरी तरफ इस तरह से वो कॉम्प्रेशन के चलते, फोल्डिंग के चलते पहाड़ बनता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो भी रॉक मास सॉइल वगैरह का सबका है, इसकी डेंसिटी कुल मिला के जो एवरेज डेंसिटी होती है वो कम होती है,
नीचे भी जो रॉक है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और ओशनिक रॉक जो होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जो ज़्यादा डेंसिटी का रॉक होता है इग्नियस रॉक, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके ग्रेन्स बहुत फाइन होते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है कि इसी तरह से हम वो रॉक का सैंपल और सॉइल का सैंपल लेते हैं। दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। रॉक का सैंपल में जैसा मैंने बताया कि रॉक जो है अगर वो फ्रेगमेंटेड रॉक है तो पूरा सॉलिड कोर नहीं निकलेगा, उसमें उसमें टुकड़े टुकड़े निकलेंगे। और उससे हम लोग एक वहाँ का पहले तो जियोलॉजी को देखते हुए वहाँ पर हम लोग जॉइंट जहाँ पर भी एक्सपोजर रहता है रॉक का, कहीं पर सेम रॉक का एक्सपोजर कहीं ऊपर में है जमीन के ऊपर, तो वहाँ पर हम उसको देखते हैं उसमें किस तरह का जॉइंट, बेडिंग प्लेन और उसका जो झुकाव की दिशा है और उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये सारी चीज़ें हम लोग नोट करते हैं। और वो करीब करीब ग्लोबली वही रहता है, थोड़ा बहुत लोकल कहीं कहीं पे चेंजेस आते हैं, लोकल फोल्ड्स वगैरह होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि इनमें फॉल्ट्स भी होते हैं। फॉल्ट्स होते हैं तो क्या होता है उसमें कि एक मतलब जो जो लेयर्स हैं अलग अलग रॉक के बने हुए, तो वो आपस में वो जो है एक हिस्सा जो है वो शेयर होकर के नीचे चला जाता है, या वो जो है मतलब दोनों जो हिस्सा है वो आपस में टकराता है और रब करता है एक दूसरे को। तो ये ऐसे लोकेशंस को फॉल्ट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट होते हैं, और वो फॉल्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फॉल्ट अगर एक्टिव फॉल्ट है तो उसका वहाँ पर कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते, जिसके चलते अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो उसका भी उस पर असर काफ़ी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए जियोलॉजिकल स्टडी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और रॉक जो है उसका जो कोर निकलता है वो कोर कितना इंटैक्ट है, उसके हिसाब से रॉक की क्वालिटी डिसाइड की जाती है। तो उसके लिए एक एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह यूज किया जाता है। तो 2-3 सिस्टम हैं, जैसे रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन है जिसको RQD बोलते हैं, वो सिंपलेस्ट सिस्टम है लेकिन उतना प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्पेशली जो रॉक है वो कॉम्पिटेंट टाइप का रॉक ज़्यादा है, ज़्यादा क्रस्ट टाइप का रॉक नहीं है, वो वेदर्ड और क्रस्ट टाइप का रॉक नहीं है, तो वहाँ पर वो RQD का कंसेप्ट काम में आता है। लेकिन एक और कंसेप्ट है, वो है रॉक मास वेटिंग RMR, और एक है जियोलॉजिकल जो है इंडेक्स। तो जियोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो उसको भी डिफाइन करने का है तरीका। तो इन सब तरीकों से हम कुछ उसका एक वैल्यू निकालते हैं रॉक का, और वो उसके रॉक के प्रॉपर्टीज को, स्ट्रेंथ को बताता है, और इसका इस्तेमाल आगे डिजाइन में किया जाता है। तो जो क्रस्ट रॉक होता है वो ऑलमोस्ट सॉइल की तरह ही बिहेव करता है, खाली उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो उस केस में जैसे सॉइल के लिए जो सॉइल मैकेनिक्स में थ्योरी लगाई जाती है, उसी तरह की थ्योरी उसमें भी लगाई जाती है। और सॉइल का जहाँ तक सवाल है तो उसमें तो हमें मतलब वो रॉक सैंपल जैसे निकालते हैं वो कट करके, वो उसमें डायमंड ये होता है, कटर होता है, तो वो जो कोर सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो डायमंड कटर होता है उससे वो कट करके निकालते हैं, क्योंकि हार्ड होता है रॉक। लेकिन सॉइल के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सॉइल में जो है वो उसका तरीका अलग होता है, उसमें अलग अलग सॉइल के ऊपर निर्भर करता है। वो हाइड्रोलिकली या तो उसको पुश करते हैं, जिसमें कि वो पाइप्स होते हैं, पाइप्स को उसके अंदर में पुश किया जाता है, या फिर उसको विंच से उसको लिफ्ट करके ड्रॉप, विंच से उसको लिफ्ट करते हैं पाइप को, फिर उसको ड्रॉप करते हैं, लिफ्ट करते ड्रॉप करते हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो बेंटोनाइट या कोई इसका पॉलीमर का स्लरी इसमें डालते हैं, और इस तरह से करके वो उसकी ड्रिलिंग होती है। मोस्टली बेंटोनाइट ही डालते हैं सॉइल के इसमें।
और ये करते करते अलग अलग डेप्थ पे, जैसे 1.5 मीटर के इंटरवल पे शुरुआत जैसे करते हैं, 1.5 मीटर की जब दूरी तक वो ड्रिलिंग हो जाती है सॉइल में, तो फिर वहाँ पे हम उसको पहले तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक एसपीटी टेस्ट करते हैं। और वो एसपीटी टेस्ट जो होता है वो उसमें तरीका ये होता है कि वो एक हैमर होता है, वो हैमर एक खास वजन का होता है, एक खास ऊंचाई से एक सर्टेन एनर्जी ऑफ इम्पैक्ट के लिए उसको गिराया जाता है पाइप के ऊपर। पाइप के ऊपर ये बना रहता है उसका मतलब इम्पैक्ट उसको झेलने के लिए जो उसका स्टैंड होता है, और वो उसको फिर पुश करता है अंडर इम्पैक्ट। तो वो कितना अंदर जा रहा है, तो वो उसका तीन रीडिंग लेते हैं और पहली रीडिंग को डिस्कार्ड कर देते हैं। और वो जो है तो 30 सेंटीमीटर का, यानी 15 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का टोटल पेनिट्रेशन करते हैं। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाता है ताकि रिजल्ट्स जो है वो मतलब वैरी ना करे। वो जो रिजल्ट एक बार आप उसी जगह पर टेस्ट कर रहे हैं और उसके बगल में ही दूसरी बार टेस्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट करीब करीब सेम आना चाहिए, वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। मैनुअल उसमें जो एरर के स्कोप हैं ये सब रिड्यूस करने के लिए आजकल मैकेनाइज्ड और हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह डेवलप किया गया है, तो वो इस्तेमाल होता है प्रिसीजन के लिए। तो इस तरह से करके जो वो जो 15-15 सेंटीमीटर का जो वो उसका पेनिट्रेशन होता है 3 स्टेजेस में, तो उसको जो है उसके कितने काउंट्स उसमें लगे हैमर के, तो वो हैमर के काउंट के हिसाब से उसको काउंट करते हैं और उसको उसका नाम देते हैं एसपीटी वैल्यू, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू, जिसको कि एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये एन की रीडिंग ली जाती है। इसमें पहले जैसा मैंने बताया 15 सेंटीमीटर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि वो सीटिंग ड्राइव होता है, उसमें कुछ जो सॉइल जो है वो थोड़ा लूज वगैरह सॉइल जो ऊपर में रहता है, तो वो उसके चलते वो पहला वाला जो है उसमें कम नंबर में ही वो पेनिट्रेशन 15 हो जाता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। उसके बाद वाला जो 15-15 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन होता है उसकी वैल्यू को ऐड करके एन वैल्यू निकालते हैं। और ये एन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक दूसरा टेस्ट होता है जिसमें कि जो कि यूरोपियन, ये जो एसपीटी की प्रैक्टिस थी ये यूएसए में आई, और जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो वहाँ पे कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का वहाँ पर प्रचलन है। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट काफ़ी प्रिसाइज टेस्ट है, लेकिन एसपीटी को भी स्टैंडर्डाइज कर देने के बाद वो थोड़ा आसान टेस्ट होता है। और अब को रिलेशंस वगैरह भी डेवलप कर लिए गए हैं कि जो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, इसके बीच में रिजल्ट्स के बीच में एक कोरिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। और इन एसपीटी पे क्या 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 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को भी उसका अध्ययन किया गया है, और उसके हिसाब से जो उसमें करेक्टेड एन वैल्यू जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कुछ करेक्शंस किए जाते हैं, और करेक्टेड वैल्यू का इस्तेमाल ही डिज़ाइन में फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है, एक तो ये हो गया, उसके बाद फिर अगले 1.5 मीटर पे जो है वो फिर दूसरा टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम एक सैम्पलर लेते हैं। उस सैम्पलर को बहुत ही जेंटली सॉइल में पुश करते हैं, और इसलिए जेंटली पुश करते हैं क्योंकि सॉइल डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जो एसपीटी टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसमें भी सैम्पलर होता है जिसमें कि सॉइल कलेक्ट होता है, लेकिन वो सॉइल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होता है, वो इन सीटू में जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बदल चुकी होती है। तो इसीलिए उसमें जो है इंडेक्स प्रॉपर्टी वगैरह नापने के लिए उसकी डेंसिटी, उसका ड्राई डेंसिटी वगैरह निकालना, और उसका जो है सॉइल का जो कोहेसिवनेस वगैरह मेजर करने के लिए, उसमें प्लास्टिसिटी मेजर करने के लिए उसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सब करके अलग अलग लिमिट्स होते हैं जो कि मतलब पूरा सॉइल को ड्राई करके और फिर उसमें फिर से पानी मिला के, और सॉइल जो है कब प्लास्टिक हो गया मतलब उसको आप थ्रेड जैसा बना सकते हैं। तो वो थ्रेड जैसा बनाने का जो है उसके लिए जो वाटर का जो वो मॉइस्चर कंटेंट
सॉइल में डालना पड़ता है, वो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। इसके बाद जो है दूसरा एक जो होता है लिमिट, वो होता है लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट में जो है सॉइल जो है उसके बाद वो ऑलमोस्ट लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, शेयर स्ट्रेंथ उसका काफ़ी वीक हो जाता है। तो उसके लिए टेस्ट का एक प्रोसीड्यूर है स्टैंडर्डाइज किया हुआ, उसमें हमको लिक्विड मिलता है। और इन सब चीज़ों के हिसाब से जो है कोरिलेशन जो है डेवलप करके सॉइल का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस तरह का सॉइल है वो। तो और एक होता है, दोनों का डिफरेंस होता है जिसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो इससे मिला के एक कैसाग्रांडे नाम का एक वो सॉइल का एक्सपर्ट हुए थे, तो उनके नाम पर वो एक कैसाग्रांडे एपरेटस है और एक कैसाग्रांडे लाइन जो है वो ड्रॉ किया जाता है, जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, तो वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। और दूसरे एक्सिस पे जो है लिक्विड लिमिट को प्लॉट करते हैं और उस पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक लाइन जो बाइफरकेट करने के लिए होती है उसको एक कैसाग्रांडे लाइन बोलते हैं, और उसके हिसाब से ही सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और सॉइल मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें कि जो कि आप अगर उसको उसमें प्लास्टिसिटी होगी, इसका मतलब है। और दूसरी तरह का सॉइल हुआ जो कि प्लास्टिसिटी नहीं होगी, जैसे सैंड। सैंड का आप कोई बॉल टाइप का बना करके और उसमें स्टिकी टाइप का प्रॉपर्टी नहीं होगा, जबकि जो क्लेई सॉइल होगा उसमें आप देखेंगे कि उसको आप मोल्ड कर सकते हैं, उसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो जो जिसमें क्ले की परसेंटेज 20% से ज़्यादा होती है वो सॉइल काफ़ी वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। और उसको जो है उसके लिए जो है टेस्ट करने का तरीका जो है वो जो साइट पे जो टेस्ट करते हैं एसपीटी, वो खाली नहीं बल्कि जैसा आपने बताया जो सैम्पलर पुश करते हैं, और सैम्पलर में करीब करीब अनडिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब तो होता ही है उसमें भी, लेकिन बहुत कम डिस्टर्ब जो सैंपल होता है उसको हम लोग निकालते हैं और उसके जो है दोनों टॉप और बॉटम पोर्शन को सील कर देते हैं ताकि उसका जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रिजर्व रहे, क्योंकि उसको भी हम लोग डिटरमिन करते हैं उसमें सैंपल से, और फिर उससे हम सैंपल बनाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये जो टेस्ट होता है ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है और इसमें स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि शेयर बॉक्स टेस्ट होता है जिसमें शेयरिंग करते हैं, या फिर एक ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है जिसमें कि फ्लूइड जो वाटर है, वाटर को से प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो सॉइल सैंपल बनाते हैं सिलिंड्रिकल शेप का होता है उसको एक रबर के मेम्ब्रेन से उसको उसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि जो वाटर का जो प्रेशर है तो उसमें वो अंदर उसमें पेनेट्रेट ना कर पाए और वो प्रेशर भी आता रहे। वो सेल होता है, उस सेल के अंदर में वाटर जो उसके चारों तरफ रहता है उससे प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद एडिशनली जो है वर्टिकल डायरेक्शन में भी लोड अप्लाई करते हैं। तो इस टेस्ट को ट्राई एक्सियल, चूंकि 3 एक्सिस में लोड अप्लाई होता है इसलिए ट्राई एक्सियल टेस्ट बोलते हैं। तो ये ट्राई एक्सियल टेस्ट से भी वैल्यू मिलती है। तो इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोहेशन जिसको सी बोलते हैं, और एक होता है फाई। तो फाई जो होता है वो फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं। तो जैसे अगर सैंडी टाइप का सॉइल है तो उसमें सी 0 होगा, और फाई जो है वो अपना जैसा वो जितना डेंस होगा सैंड उसके हिसाब से उसका मतलब एंगल जो है फाई का उतना ज़्यादा होगा। तो ये उसमें मिलता है। तो सी और फाई ये डिटरमिन करते हैं। तो जो पूरा कोहेसिव सॉइल होता है उसमें फाई 0 होता है, सी ही रहता है, और सी को यूज करते हैं सैचुरेटेड अगर वो सॉइल है। तो इस तरह से करके ये पैरामीटर सॉइल का निकालते हैं, और फिर मोर कुलम थ्योरी वगैरह है फेल्योर का सॉइल का, उसके बेसिस पे वो स्ट्रेंथ ऐसे डिटरमिन करें सॉइल का, वो उसका फार्मूला डेवलप किया गया है, और उसी फार्मूले को यूज करके सॉइल की क्या उस पर जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्चुअल लोडिंग जो स्ट्रक्चर पे हो रहा है और वाटर की क्या स्थिति है और
ड्रेनेज की क्या स्थिति है। ड्रेनेज का मतलब है कि अगर जैसे सॉइल बहुत सैंड है तो सैंड परमेबल होगा, यानी उससे पानी आसानी से निकल जाएगा, जबकि क्लेई ज़्यादा होगा तो उसके पोर्स कनेक्टेड नहीं होंगे, तो उसमें जो है प्रेशर, ये वाटर जो है वो तुरंत ड्रेन आउट नहीं करेगा, वो उसमें वक्त लगेगा। तो उसको जो स्लो प्रोसेस से जो सॉइल में उसका जो वाटर एक्सपेल होता है और उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो जैसे आपका जो भी सॉइल का वेट उस पर था किसी पॉइंट पे नीचे, कहीं पर भी आप अर्थ के नीचे को पॉइंट ले लीजिए, वहां पर जो सॉइल का ऊपर से प्रेशर आ रहा था, तो इसके एक्चुअली दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक जो कि सॉइल ग्रेन्स पे डायरेक्टली आता है, जिस वो स्ट्रेस जो होता है उसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वाटर का प्रेशर होता है। तो जो वाटर का प्रेशर हाइड्रोलिक जो प्रेशर होगा, जैसे एच डेप्थ पे अगर हम ले रहे हैं वाटर टेबल से एच डेप्थ पे नीचे ले रहे हैं, तो वो एच डेप्थ जो है वहाँ पर एच के करस्पॉन्डिंगली जो वाटर के लिए जो प्रेशर आएगा, तो वो जो है दैट प्रेशर विल बी दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग एट दैट पॉइंट। तो अब क्या होता है कि अगर सॉइल क्लेई सॉइल है, तो उसमें क्या होता है, जब आप लोड एक्स्ट्रा लगाते हो, कहने का मतलब कि आपका अभी जो सॉइल का अपना खुद का जो प्रेशर था वो था, लेकिन आप जब उसके ऊपर में कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो स्ट्रक्चर का लोड आता है, तो उसके चलते वो जो लोड है वो अचानक जो बढ़ता है, तो पूरा लोड शुरू शुरू में वो सॉइल ग्रेन्स पे ट्रांसफर नहीं होता है, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस जितना पहले था वही रह जाता है। तो फिर ये स्ट्रेस कहाँ पर कैसे कैरी होगा, तो ये क्या होता है, वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था उससे वाटर का प्रेशर लोकली वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, और उसको जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। और वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है, पोर मतलब जो सॉइल के पोर में जो वाटर है, तो वो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो धीरे धीरे जब वाटर उससे निकलेगा उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के चलते, बिकॉज जो एक्सेस प्रेशर जो लोकली जनरेट हो रहा है और बगल में जहाँ पर कि लोड नहीं आ रहा है तो वहाँ पर तो पुराना लोड है, तो इस तरह से करके प्रेशर जो है वो फ्लूइड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, तो इस तरह से करके वो वाटर वहाँ से ड्रेन आउट होगा और धीरे धीरे जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर घटते घटते वो जीरो हो जाएगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है टू दैट एक्सटेंट इफेक्टिव स्ट्रेस उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से करके सॉइल ग्रेन पर उतना इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल ग्रेन पे आने से फिर उसका जो है हमें देखना है कि सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, और उसके हिसाब से जो उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ है उसको देखते हुए हम लोग एक डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से फाउंडेशन वगैरह या स्ट्रक्चर का डिज़ाइन इससे होता है। और जैसा रॉक में मैंने बताया, रॉक के केस में अगर वो बहुत वेदर्ड रॉक है तो उसका करीब करीब सॉइल जैसा ही उसका फॉर्मूला डेवलप होता है, उसका हुक एंड ब्राउन क्राइटेरिया करके बोलते हैं, उससे होता है। और बाकी जो थोड़े कॉम्पिटेंट रॉक्स होते हैं उनके लिए जो है वो उसके स्ट्रेंथ असेसमेंट का तरीका अलग होता है, जिसमें कि हमने बताया RQD है, RMR है, और जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स है, GSI। तो इस तरह से करके ये चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो डिज़ाइन में किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉइल की बात लें, तो सॉइल में जैसे आप डायफ्राम वॉल बना रहे हैं या रिटर्निंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें आप एक तरफ सॉइल को पूरा हटा रहे हैं, दूसरी तरफ सॉइल का पूरा प्रेशर उस पर आएगा स्ट्रक्चर पे, इंक्लूडिंग जो भी वाटर के चलते हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी आएगा। तो इसको हम जो है किस तरह से डिज़ाइन करें कि इसमें जो मूवमेंट हो उसके प्रेशर की वजह से, सॉइल प्रेशर की वजह से, वो मूवमेंट इतना हो कि सॉइल जो है वो फेल ना करने लगे, और प्लस जो हमारा मूवमेंट तो जो रिटर्निंग स्ट्रक्चर है वो भी इतना हो कि हमारा उसका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या स्ट्रक्चरल जो उसका खुद का जो स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सॉइल का मूवमेंट कितना हो रहा है, स्ट्रक्चर का मतलब जो मूवमेंट कितना हो रहा है जिसकी वजह से उसके फंक्शनलिटी पे असर ना पड़े, और तीसरा कि उसके स्ट्रेंथ जो है वो उसका साइज वगैरह ऐसे डिसाइड करना पड़ता है, रेनफोर्समेंट वगैरह उसे ऐसे डिज़ाइन करना पड़ता है कि उसका स्ट्रेंथ
सफिशिएंट रहे। तो इस तरह से करके डायफ्राम वाल की डिज़ाइन की जाती है और फिर उसके बाद डायफ्राम वाल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो डायफ्राम वाल का डिज़ाइन के लिए सॉइल का इन्वेस्टिगेशन कितना महत्वपूर्ण है, ये आप तो समझ ही रहे होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी तरह से और भी किसी तरह का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो बनना है, उसमें सॉइल की प्रॉपर्टी का जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह से आप टनल भी सॉइल के अंदर ले जा सकते हैं, जैसे कि एमआरटी में जो मेट्रो में जो है जो टनल्स होते हैं, वो अधिकतर जो है सॉइल के अंदर से ही होकर गुजरते हैं टाउन्स के अंदर में। तो वो जो अगर सॉइल से गुजर रहे हैं वो टनल्स, तो वहाँ पर भी उसके सॉइल की प्रॉपर्टी जो C5 वैल्यू और वाटर टेबल और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और उसके हिसाब से ही जो उसका टनल की जो लाइनिंग होती है, जो उसमें बोरिंग जो टनल करते हैं, तो बोर करने के बाद उसमें तुरंत लाइनर लगाया जाता है, जो कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट का होता है। और इसका जो है वो सेगमेंट्स में होता है, और जैसे 3-3 मीटर का सपोज करिए सेगमेंट है। अब इस पूरे पेरिफेरी में सर्कुलर होता है इसका जो सेक्शन जो बोरिंग का होता है, टनल बोरिंग का। तो वो जो पूरा सरकमफेरेंस में उसको कई टुकड़ों में बांटा जाता है और वो अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं। उन सेगमेंट्स को फिर नट एंड बोल्ट से उसमें होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और नट एंड बोल्ट और वॉशर वगैरह से, और प्लस उनके जो जॉइंट्स हैं उसको सील करने के लिए उसके अंदर में जो मेल फीमेल जो उसका ये होता है जॉइंट होता है, उसमें जो है गास्केट जो है उसके अंदर में डालते हैं। वो गास्केट अंडर वो जो जब बोल्ट टाइट करते हैं तो उसमें वो अंडर प्रेशर आ जाता है, तो वो टोटली मतलब उसको इम्परमेबल बना देता है। वाटर जो है वो इसके अंदर नहीं आ सकता। अब जो उसकी स्ट्रेंथ है ये लाइनिंग की, वो स्ट्रेंथ के लिए भी उसी तरह से सॉइल की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है, और वाटर टेबल कहाँ पर है, सब का उस पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह से करके वो लाइनर की डिजाइन करते हैं और लाइनर को इस्तेमाल करते हैं। अब कहीं कहीं पर हमें मिक्स्ड सॉइल कंडीशन जो है टनल में मेट्रो के लिए ही हमें मिल जाती है, और या फिर स्टेशन कंस्ट्रक्शन में भी वैसा मिल जाता है। जैसे अगर आप बैंगलोर जाएं तो बैंगलोर में आपको ऊपर में कुछ पोर्शन तक जो है वो आपको मूरम जैसा सॉइल मिलेगा, और उसके नीचे रॉक शुरू हो जाता है। तो जो रॉक होता है, तो रॉक पे तो आपको मतलब वहाँ पर जो है वो ग्रेनाइट टाइप का रॉक ज़्यादा मिलता है। वो भी काफ़ी वो है मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन काफ़ी हार्ड और स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वहाँ पे जो अगर आपको टनल बोरिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कटर्स होते हैं, वो कटर्स स्पेशल टाइप के कटर्स यूज करेंगे, जहाँ पर कि वो क्योंकि वो रोटेट करता रहता है, उसका जो कटर होता है उसका फेस जो होता है वो मतलब पूरा वो सर्कुलर ये होता है। तो उसमें कटर्स लगे होते हैं उसके फेस पे। वर्टिकल वर्टिकल एक फेस होता है, सर्कुलर फेस होता है, वो रोटेट करता रहता है। उसमें कटर्स अलग अलग जगहों पर लगे रहते हैं। तो जो मिक्स्ड सॉइल कंडीशन है, जिसमें रॉक भी है नीचे, ऊपर सॉइल भी है, तो उसमें कटर्स उसकी डिज़ाइन अलग होती है, और उसमें वो दोनों तरह के कटर्स रहते हैं, और वो दोनों रॉक और सॉइल दोनों को टैकल करते हैं और उसको कट करते हैं। और जो नेचुरली जो रॉक को कट कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्टील यूज कर रहा है, तो हाई वो कार्बाइड स्टील जो है वो यूज करेंगे, जो कटिंग टूल्स वगैरह में इस्तेमाल, जैसे लेथ मशीन और ऐसा सब में जो यूज होता है ना कटिंग के लिए। तो वैसा ही स्टील जो है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टील जो है उसका वो कटर बनता है। जबकि सॉइल के लिए उतना उसमें उतनी परेशानी नहीं होती। तो वो नॉर्मल स्टील का ही रहता है, थोड़ा हाई स्ट्रेंथ स्टील बट नॉर्मल। उसमें कार्बाइड वगैरह का या डायमंड, कभी कभी डायमंड जो आर्टिफिशियल डायमंड से कभी कटर में लगाए जाते हैं, जहाँ पर और भी ज़्यादा हार्डनेस है। तो इस तरह से करके ये कट करते हैं और उस आगे बढ़ते हैं, और उसमें फिर ये लगाते हैं, लाइनर्स फिर लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है चूंकि दोनों रॉक भी है और सॉइल भी है, तो यहाँ पर ये इसकी डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों पोर्शंस में उसका डिज़ाइन के लिए अलग अलग कंसिडरेशंस उसको लेना पड़ता है। तो ये अंतर होता है।
इसके अलावा ये तो जैसा हमने बताया कि ये तो टेक्निक हो गई जो कि बोर्ड टनल के लिए लागू होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और स्थिति होती है जो कि आपका हिली एरियाज में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ जब आप टनलिंग कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे टीबीएम इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि अगर वहाँ का रॉक कॉम्पिटेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं, तो वहाँ पर जो ये है टनल बोरिंग मशीन है वो सही, उसका इस्तेमाल सही एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी वो कोलैप्स ऑकर कर सकता है अचानक, और फिर वो जो टीबीएम जो है वो उसमें अंदर में वो डेब्री के अंदर में फंस के रह जाएगा, जिसको कि रिट्रीव करना मुश्किल होता है, और वो बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होता है और उतना बड़ा लॉस आपको सहना पड़ सकता है। तो उस लिए वहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है एनएटीएम मेथड है, एक न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, उसका इस्तेमाल होता है, और उसमें जो है डिपेंडिंग ऑन रॉक वो रोड हेडर्स यूज करते हैं जो कि सीधा उसको कटिंग करता है, या फिर ड्रिल एंड ब्लास्ट करते हैं जो कि कंट्रोल्ड ब्लास्ट होता है, जो कि मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। तो इस तरह से करके एनएटीएम मेथड से वहाँ टनलिंग करते हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर ये जो लाइनर हम लोग टीबीएम में यूज करते हैं वो वहाँ यूज नहीं होता है, तो वहाँ पर जो है सपोर्ट सिस्टम अलग डिज़ाइन करना पड़ता है अलग तरीके से। तो उसमें प्राइमरी लाइनिंग और सेकेंडरी लाइनिंग ये सब का कंसेप्ट आता है। और जहाँ पर कॉम्पिटेंट रॉक है वहाँ पर अगर जॉइंट्स कुछ हैं मतलब सर्टेन इंटरवल्स पे, तो वहाँ पे पुराना जो कन्वेंशनल बहुत ही कन्वेंशनल मेथड था, उसमें स्टील के जो है वो सेक्शंस को कॉलम सेक्शंस को उसको यू शेप में बेंड करके और उससे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको सर्टेन इंटरवल्स पे फिक्स किया जाता है, उनके बीच में जो है वो प्लैंक्स जो है वो उसमें डाले जाते हैं। वो प्लैंक्स जो है वो मतलब आरसीसी के कास्ट करके वो डाले जा सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है, और इस तरह, और नीचे जो है इन्वर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन्वर्ट में यहाँ पे इंडिया में लोग ध्यान नहीं देते थे। अगर नीचे का सॉइल या जो रॉक मास है वो स्क्वीजिंग टाइप का है, तो वो क्या होता है, वो प्रेशर जो उस पर पड़ता है, तो वो अगर उसका शेप हमने आर्च एक्शन करके सही ढंग से नहीं दिया है तो वो हीविंग हो जाती है, और वो जो है लोकल फेल्योर हो करके वो जो बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ करके बल्ज करके ऊपर आ जाता है। उसके बाद उसको रेक्टिफिकेशन बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए टनल का सेक्शन जो है वो भी डिज़ाइन करना ये डिपेंड करता है सॉइल वगैरह की प्रॉपर्टीज़ पे, और इसीलिए इसमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और टनल कहीं कहीं पर काफ़ी नीचे, पहाड़ काफ़ी ऊपर होता है, उसका जो सरफेस होता है, तो वहाँ से काफ़ी डेप्थ में टनल गुजर रहा होता है, तो उतना डीप ड्रिलिंग जो है उसको करनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा डीप होने से फिर अगर डीप ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या करते हैं कि हम जो है एक वो कर्व टाइप का या इंक्लाइंड ड्रिलिंग करते हैं, यानी एक पॉइंट से ड्रिल स्टार्ट करते हैं, उसका जो ड्रिल का जो बिट है वो स्ट्रेट वर्टिकल नहीं जा करके वो फ्लेक्सिबल होता है, वो टनल के अलाइनमेंट के अलोंग जो है वो मूव करता जाता है। तो वो टनल के अलोंग जो है वो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, जो कि जिसमें कि इस तरह से ड्रिल करके, और हालांकि ड्रिल करके और जो डिटेल्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, और ड्रिल के होल्स में कैमरा डाल के या मतलब अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर डाल करके वो जो है उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इन सीटू रॉक की कैसी हालत है। एक तरह का वो समझिए कि वो आपको एक इमेज दे देता है, तो वो इमेज जो है वहाँ से लोकल कंडीशंस को क्लियरली दिखा देता है, क्या जॉइंट स्पेसिंग है, क्या गॉज मटेरियल है, क्या उसमें ओपनिंग ऑफ जॉइंट कितना है, और जॉइंट्स के जो है वो डायरेक्शन जॉइंट का क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है टू सपोर्ट दी दिस थिंग, और वो फास्टर भी होता है। तो दो बोरहोल के बीच का जो डेटा है, क्योंकि बोरहोल तो आप बहुत सारा कर नहीं सकते,
तो उसके बीच का जो डेटा है वो आप जो है इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, जिसको जियोफिजिकल मेथड बोलते हैं। तो फिजिकल मेथड से 3-4 लेयर का आपका अलग अलग टाइप का मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि कितने तरह के लेयर्स वहाँ पर ले सकते हैं। एक आपको प्रिलिमिनरी आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और उसमें डेंसिटी के हिसाब से, वो वेरिएशन के हिसाब से, जैसे आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर यही है कि मैकेनिकल वेव उसके अंदर ट्रैवल करता है। जैसे आपको रेल की पटरी है, उस पर कोई ट्रेन अगर दूर से आ रही है, तो आप अगर कान लगाइए तो आपको उसमें आवाज़ कुछ आती सुनाई पड़ेगी। तो ये जो आ रही है, वो जो आवाज़ आपके कान में आती है, वो आवाज़ मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से है। तो ये इसमें 2 तरह के वेव्स ट्रैवल करते हैं। तो जैसे कि रेल में होता है, वैसा ही रॉक के अंदर भी वही वैसा ही होता है। तो इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो जहाँ जहाँ डेंसिटी वेरिएशन होता है, तो उसके जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर वो जो है वो डेंसिटी वेरिएशन की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस जगह, उस सरफेस पे होता है। और इस तरह से करके उस सरफेस का डेप्थ जो है वो हम लोग सिग्नल को एक या तो ब्लास्टिंग करके या हैमर करके मैकेनिकल वेव जनरेट करते हैं, और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर में जाता है। रिसीवर में वो कलेक्ट करते हैं, और कितने टाइम में वो पहुँचता है वेव जो इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद, उस टाइम और जो डिस्टेंस पे हमने लगाया हुआ है ये जो रिसीवर्स और जो हैमर जहाँ पे लगाया हुआ है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन करके वो बताता है कि जो भी उसकी वेलोसिटी है डेंसिटी के हिसाब से मैकेनिकल वेव की, उसके हिसाब से इट कैलकुलेट्स and gives the depth and also the velocity through that one particular layer. इस तरह से करके अलग अलग लेयर्स में क्या क्या वेलोसिटी है मैकेनिकल वेव की, वो पता चलता है। अब मैकेनिकल वेव भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसा आपने एयर में जैसे आप साउंड का जो वेव होता है, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होता है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एयर का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। लेकिन पानी में अगर आप एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, तो उसमें क्या होता है कि पानी में जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट होते हैं। जैसा आपने देखा होगा, पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें एक ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट होते हैं, जो कि जो वेव के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं। इसीलिए भैया, ये अगर सेशन आपको लंबा लग रहा है तो वी कैन टेक इट इन पार्ट 2। ऑलरेडी हम लोग 17 मिनट हो गया, समय हो गया है। गया है। नहीं, ठीक है। तो ये जो है, इसको 2 तरह के वेव होते हैं, पी वेव और एस वेव। पार्ट 2 तो शेयर वेव जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, तो इनका इस्तेमाल भी डिज़ाइन में किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का टेस्ट किया जाता है। उसमें खास करके जो वाटर का मतलब वाटर टेबल कैसा है, सैचुरेशन कहाँ तक है, कौन सा लेयर सैचुरेटेड है वाटर से पूरी तरह, आयंस जो है उसके प्रेजेंस के हिसाब से आयंस का वो उसमें उसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू बदलती है, तो उससे भी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और एक और होता है जिसमें कि सिस्मिक, जैसे हमने बोला ये था रिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है सिस्मिक रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन का भी इस्तेमाल होता है कुछ केसेस में, और इसके अलावा और भी हैं, जैसे वो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की इसमें देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टेशन आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसका अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ को आपको लोकेट करना है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको वो बोलते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे भेजते हैं नीचे ज़मीन में, और वो जो रिफ्लेक्ट होकर आता है उससे वो कहाँ पर वो
ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पर वो पाइप्स वगैरह गुजर रहा है, वो उसका वो डेप्थ इंडिकेट कर देता है, तो उससे हमें एक लोकेशन का पता है। बस इतना ही मैं आज इतना ही कवर करना चाहता था, तो मैं बंद करता हूँ।